सीएम जिंदाबाद जिंदाबाद सीएम जिंदाबाद जिंदाबाद सीएम जिंदाबाद जिंदाबाद सीएम जिंदाबाद जिंदाबाद त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद भारत का संविधान भारत का संविधान मूल संविधान भारत का मूल संविधान मूल संविधान लागू करो, व्यक्ति समानता लागू करो, व्यक्ति योग्यता लागू करो, मूल संविधान लागू करो, जातिगत कानून बंद करो, जातिगत कानून बंद करो, मेरिट की हत्या बंद करो, देश की योग्यता लागू करो, देश की योग्यता लागू करो, देश की योग्यता लागू करो, मूल संविधान लागू करो। एक बदलाव आया था, एक शुरुआत हुई थी और वह शुरुआत भी इसी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से हुई थी। उस लक्ष्य में सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन राजनीति में कुछ गलत कार्य भी हुए हैं। उनको सुधारने के लिए भी हमने आज भगवान श्री राम से आशीर्वाद लेकर के अपने सामान्य जन चेतना मंच के माध्यम से अपने साथियों के साथ एक सुधारवादी यात्रा आरंभ की है। आप सब जानते हैं कि भारत का संविधान 200 साल की गुलामी से आज़ादी का जो संघर्ष था उसका सुपरिणाम था, उसका सुफल था। वह ऐसा एक वृक्ष था जो हमारे पूर्वजों ने लगाया था, जिसमें पानी देना था और उसका फल खाना था, जिसमें पानी देना था और उसकी छाया लेनी थी। लेकिन अपने स्वार्थपरक राजनीति के कारण से तमाम पार्टियों और तमाम नेताओं ने उस वृक्ष में पानी देना तो बंद कर दिया, उल्टे जो फल जाकर के आराम से तोड़ने चाहिए उसके लिए ढेला चप्पा चलाते हैं, पत्थर मारते हैं, जिससे इस वृक्ष के पके फल के साथ साथ बहुत सारी टहनियाँ, बहुत सारी पत्तियाँ भी टूटकर गिर रही हैं। साथ ही मनमाने तरीके से अपने हिसाब से इस वृक्ष को बांटते हैं, काटते हैं, छांटते। सबको जो लेकर चलने की बात थी, जो संविधान में मूल में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वशाली देश बनाएंगे और हर एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन देंगे, हर एक व्यक्ति को न्याय देंगे। उसकी जगह पर राजनीतिक पार्टियों ने कानून बना करके जातिगत विभाजन को बड़ा कर दिया, हमारे बीच दीवारें खींच दी। आज स्थिति यह है कि किसी भी जाति के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो वह अन्याय सरकार करती है, सवाल सरकार से होना चाहिए। लेकिन नेताओं ने जो जातिवादी राजनीति की है, घृणित राजनीति जो की है, उसके तहत एक जाति दूसरे जाति पर सवाल कर रही है। इस सवाल को उठाने के लिए या और ज़्यादा किसी को हथियार पकड़ाने के लिए और दूसरे जाति पर हमला करवाने के लिए ही कई कानून बना दिए गए हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा कानून है SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट वर्ष 1989 में बना था। उस समय की परिस्थितियां रही होंगी कि इसकी कोई आवश्यकता रही होगी, लेकिन बाद में 2014 में जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, जो सबका साथ सबका विश्वास के नाम पर हुआ, जो अन्ना आंदोलन के बाद हुआ, जिसमें कोई जातिगत भेद नहीं था, सबको एक साथ लेकर चलना था, लेकिन चुपके से नरेंद्र मोदी सरकार ने दिसंबर की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2015 को SC/ST एक्ट संशोधन अधिनियम 2015 पारित कर दिया और इस अधिनियम को 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया। आज ऐसे ऐसे कार्यों को उसमें अपराध घोषित कर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो उस समाज का है वह अन्य किसी समाज के व्यक्ति को फंसाना चाहेगा तो बस केवल एक शिकायत करा देगा, सूचना दे देगा, दूसरे व्यक्ति का तबाही का दिन शुरू हो जाएगा, वह परेशान हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि वर्ष 2016 के फरवरी में नरेंद्र मोदी सरकार ने SC/ST नियमावली में संशोधन किया और सूचना देने वाले को यानी शिकायत कराने पर न्यूनतम 25,000 से 2 लाख रुपए तत्काल दिए जाने का प्रावधान कर दिया। इसकी वजह से आज आए दिन झूठी सूचनाएं लिखाई जा रही हैं। तीसरी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब वर्ष 2018 में इस कानून के दुरुपयोग को पाया तो काशीनाथ महाजन के मामले में उन्होंने
इस पर एक कैप लगा दिया, एक शर्त लगा दिया और शर्त लगाकर यह कहा कि इस अधिनियम का इतना दुरुपयोग हो रहा है, इसकी कुछ शर्तों को सीमित किया जाए। तब उन्होंने, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बदलने के लिए फौरन फिर से संशोधन कर दिया और साफ साफ लिख दिया कि इस अधिनियम के अधीन अगर कहीं केस दायर होता है तो उस केस के बाद व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, सारे अपराध अजमानती रहेंगे। तो इस तरह से इस कानून से लोगों का शिकंजा कसने का एक तरीका बनाया। आज जितना इस कानून का दुरुपयोग एससी एसटी समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के खिलाफ कर रहे हैं, उतना ही कोई फंसाने के लिए भी इसका दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए इस कानून के खिलाफ एक अभियान छेड़ा जा रहा है, क्योंकि यह कानून भेदभाव के लिए काम कर रहा है। यह कानून संविधान में लिखे समता के अधिकार के खिलाफ है। यह कानून व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ है। यह कानून संविधान में जो सबको सुनवाई का अवसर है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष या जिला न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है, उसको रोकने वाला है। इसलिए हम इसको हटाने का एक अभियान छेड़ने के लिए भगवान श्री राम से आशीर्वाद लेकर उनके नगरी अयोध्या से कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं, जिसमें एससी एसटी एक्ट को हटाओ, हस्ताक्षर करो, यह अभियान चलाने हम यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। जी, ये कहाँ पे चलेगा? यह अभियान पूरे प्रदेश में और देश में चलेगा। इसको देश के कोने कोने तक ले जाया जाएगा, क्योंकि यह कानून देश की संसद से केंद्र सरकार ने बनाया है। राज्य सरकारें चाहें तो संशोधन कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए उनको विशेष परमिशन लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति से। लेकिन क्योंकि कानून केंद्रीय है, इसलिए हम यह अभियान हम जो है पूरे देश में संचालित करेंगे, जिससे कि एक जागरूकता आए और नेताओं को सबक मिले कि आप जो जात जात के हिसाब से अलग अलग कानून बना रहे हैं, उस पर जनता की निगाहें हैं, जनता उसको देख रही है और इस तरह के कानून को हटाने के लिए आमादा हो रही है, आगे बढ़ रही है, संकल्पबद्ध होकर एक साथ चल रही है। सर, हजारों साल से जो एससी एसटी के ऊपर जो उनका शोषण किया गया है, अगर उसके खिलाफ अगर कानून बनाया गया है तो आपको क्या दिक्कत है सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि शोषण किया गया, शोषण किसने किया? शोषण किसी का भी कोई व्यक्ति करता है, कोई जाति किसी जाति का शोषण नहीं करती है। अगर आप ये कानून बनाकर स्थापित कर रहे हैं, इसका मतलब आप जो है जातीय खांचे को और बड़ा कर रहे हैं। वर्ष 1989 से पहले जब ये कानून नहीं बना था और भारत का संविधान बन गया था, उस दौर में जितनी समानता, जितनी तेजी से समानता आई है, उतनी तेजी से समानता इस समय नहीं आ रही है। वास्तव में यह कानून समानता लाने के लिए नहीं, बल्कि विषमता को बढ़ाने के लिए लाया गया है, जिससे कि जो जातियां परंपरागत रूप से या किन्हीं कारणों से मजबूत हो गई थी, अंग्रेजों ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं बिगाड़ी, तो उन व्यवस्थाओं के बिगाड़ने में कुछ ऐसे जाति पेशे थे जो कि घाटे में चले गए, उनका नुकसान हुआ, क्योंकि देश बहुत गरीब हो गया था। तो जो पीछे चले गए, गरीब हो गए, आज भी देखिए जो गरीब हो जाता है वो कमजोर हो जाता है। तो जो अपने पेशे के कारण कमजोर हुए, उनके साथ शोषण संभव हो गया, लेकिन लोगों ने उनका संरक्षण भी किया। संविधान सभा में कौन लोग बैठे थे? क्या वो एससी एसटी एक्ट के कारण से कानून लिख रहे थे? क्या उसके पहले सन 89 तक जो हमने एकता स्थापित की, जगह जगह पर तमाम छुआछूत और अन्य बीमारियां खत्म हुई इस समाज से एक लोग पैदा हुए हर जातियों में, क्या वो किसी कानून की वजह से थे? इस कानून के माध्यम से अतार्किकता का प्रसार किया जा रहा है और नफरत को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मोदी जी ने इस कानून को और मजबूत इसलिए किया कि सबका साथ सबका विकास हो और सबका विश्वास बढ़े सर। फिर कहाँ दिक्कत है सर? हाँ, तो मोदी जी ने यह मान लिया कि जिस किसी ने शिकायत की वो सच है और जिस पर शिकायत की वो झूठा है, यानी कि जो ऐसे ही शिकायत की आरोप सही है तो मोदी जी को अदालतें बंद कर देनी चाहिए। फिर यह मान लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति जो थाने जाकर शिकायत कर रहा है, जितनी भी शिकायतें इस देश में होती हैं सब सही है, और सही मान करके जितने भी लोगों के खिलाफ शिकायत हो रही है सब पर अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी जाए। अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो अपराधी सबसे ज्यादा जाकर थाने में शिकायत लिखवाएंगे, ये जान लीजिए। इस नाते यह कानून गलत है, यह संविधान के सिद्धांतों से बेमेल है, इसलिए इसका हटाया जाना जरूरी है। सभी राजनीतिक पार्टियां इसको सपोर्ट करती हैं, ऐसे में आप जो है कितना सफल होंगे इसमें? क्या सभी राजनीतिक पार्टियां आज सपोर्ट कर रही हैं। सभी जमींदार और सभी रियासतदार कभी अंग्रेजों के साथ खड़े थे, लेकिन कुछ दिन के बाद 1857 की क्रांति से पहले जब राजाओं को अंदेशा हो गया कि ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तो सब लड़े। वो लड़ाई में सफल नहीं हुए, लेकिन जागरूकता फैलाए। फिर उसके बाद की पीढ़ी जब आई, वो लड़ाई लड़ी और सफलता भी पाई। हम जागरूकता के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। ये सारे नेता जितने भी वर्तमान में हैं, जितनी पार्टियां, सब जातीय ध्रुवीकरण कर रही हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है जो जातीय ध्रुवीकरण नहीं कर रही है? तो जब ये सारी पार्टियां जातीय ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही हैं, तो इनमें से किसी में नैतिक साहस होगा ही नहीं कि वह जातीय ध्रुवीकरण वाले कानून का विरोध करें। यही तो हमको बताना है
कि जो कांग्रेस संविधान का निर्माण सबके लिए की थी, वो कांग्रेस भी जाति कानून बनवाने में शामिल है। जो भाजपा कहती है हिंदू एक रहो तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, वो भाजपा भी जाति ध्रुवीकरण के कानून बनवा रही है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के अंदर नैतिक साहस नहीं है, या फिर ये लोग वोट बैंक की गंदी राजनीति का एक ढांचा ढो रहे हैं और उसमें लोग लगे हुए हैं। तो ऐसे में किसी न किसी को यह साहस करना पड़ेगा, और वह साहस सामान्य जनचेतना मंच के माध्यम से किया जा रहा है। ओबीसी समाज को कैसे आप जोड़ेंगे इस मुहिम से? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, दलित समाज, एससी एसटी समाज, कोई भी समाज, हर समाज के सारे व्यक्ति एक तरह के नहीं होते हैं। हर एक समाज में अच्छे बुरे होते हैं, पहली बात यह है। दूसरी बात, यह कानून केवल एससी एसटी के पक्ष में लिखा गया है, से सारे समाज इसके शिकार होते हैं। अभी बिहार में एक ललिता कुमारी जी यादव समाज की महिला हैं, रोज हमको फोन कर रही हैं, उनके घर पर आए दिन हमले हो रहे हैं और उन पर केस लिखवा दिया गया है एससी एसटी एक्ट का। तो हर एक समाज पर इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। मुमताज अली जी मुस्लिम समाज से हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं झारखंड के, लेकिन उन पर भी एससी एसटी एक्ट लिखवा दिया गया है। तो ये कानून क्योंकि केवल एक जाति भर के नाते से किसी को शिकायत करने का अधिकार देता है और दूसरे शेष लोगों के खिलाफ जैसे ही शिकायत जाती है उनको जेल में बंद कर देने का आदेश देता है, अग्रिम जमानत पर रोक लगाता है। अग्रिम जमानत पर रोक लगाने का मतलब अदालत में जाकर अपनी बात कहने पर रोक। यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यह हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि अब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह बात क्यों नहीं दिखाई दे रही है कि इस तरह का कानून संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के खिलाफ है, इस पर रोक लगनी चाहिए थी। गवर्नमेंट ने भी यूजीसी कानून लाया है जी, उस पर क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ने यूजीसी कानून एक और विभाजन के लिए लाया है। आप बता दीजिए कि जब इस देश में जातियों का ढांचा एक है, ऊपर से नीचे है, हर एक जाति के नीचे कोई जाति है, अगर इसको सुधारना है तो आप कोई ऐसा उपाय निकालिए कि सब लोग एक साथ मिले। आपने ऐसा उपाय निकाला कि ऊपर से कुछ लोगों को दुश्मन बना दिया, ऊपर से कुछ लोगों को जन्मजात अपराधी बना दिया, से सबको पीड़ित बना दिया। जबकि दावे के साथ है, अपनी एनआरसीबी की रिपोर्ट देख लें, एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लें, उसमें दिखाई देगा कि कौन कौन सी जाति के लोग अपराध करने में आगे हैं। लेकिन वो जाति के लोग हैं, सारी जातियां अपराधी नहीं है। कैंपस में इस तरह की जो घटनाएं हो रही थी, इसको लेकर जो है कैंपस में कुल कितनी घटनाएं हुई हैं? महज 374 शिकायतें 5 वर्ष में आई हैं, और किन जातियों की आई है कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी बात, शिकायत उनकी आई है जिनको शिकायत करने का मौका है। सवर्ण समाज के लोगों को तो शिकायत करने का कोई आधार ही नहीं है। आज हमको भी छूट दीजिए कि नहीं हम भी कहीं शिकायत कर सकें, देखिए थाने भर जाएंगे शिकायतों से। जब हमारे पास शिकायत करने का कोई कानून ही नहीं है, कितने लोगों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, उनसे धन वसूला जा रहा है, वो शिकायत कहीं कर ही नहीं सकते। तो जो शिकायतें आई हैं वह पहले तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी हैं। 374 शिकायतें 25 करोड़ के लोगों में आई हैं, 374। आप बताइए इससे ज्यादा शिकायतें भ्रष्टाचार की हैं कि नहीं है? इससे ज्यादा शिकायतें भ्रष्टाचार की हैं कि नहीं, करप्शन की हैं कि नहीं है? उस पर सरकार ने क्या कानून बनाया? और अगर शिकायतें आई हैं तो क्या जो व्यक्ति किसी के साथ अपराध किया वो अपने जातीय प्रतिनिधि के नाते किया या अपने व्यक्ति के नाते किया? तो जब व्यक्तिगत अपराध हो रहा है तो जातिगत दंड क्यों? यह गलत है। यह आपने अयोध्या से इस अभियान को शुरू किया है सामान्य चेतना मंच के माध्यम से, तो अभी तक आपसे कितने लोग जुड़े हैं और आगे आपका उद्देश्य क्या रहेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही जो है केंद्र सरकार भी तय होती है जी, इसके लिए क्या कार्य करेंगे आप? इसके लिए यह अयोध्या एक तो भगवान श्री राम की नगरी है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर यह कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमने अयोध्या को चुना है। अयोध्या को इसलिए भी चुना गया है कि इसी अयोध्या से हिंदुओं के एकीकरण का लक्ष्य रखकर के भाजपा कार्य की, हम सब उसके साथ थे, तमाम समाज उनके साथ था। लेकिन आज भाजपा की सरकार भगवान राम की मर्यादा से विमुख हो गई है और सबसे ज्यादा जाति भेद के कानून भाजपा सरकार ने बनाए हैं। जब हमने जांचा है संविधान को तो अब तक कुल 23 कानून हैं जो भाजपा सरकार के खिलाफ बने हैं, जो 23 कानून हैं जो जातिगत भेदभाव के बने हैं। उन 23 कानूनों में से 13 कानून 23 में से 13 कानून भाजपा सरकारों ने बनाए हैं। तो हमने ये पाया कि भगवान राम का नारा लगाने वाली भाजपा, हिंदुओं के एकीकरण का दावा करने वाली भाजपा ने सबसे ज्यादा हमारे में भेदभाव करने वाले कानून बनाए हैं। जिस एससी एसटी एक्ट को हटाने की जरूरत आज आ पड़ी है, इसकी जरूरत भी इसीलिए आ पड़ी है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही 2015 में और 2016 में तत्काल संशोधन किया और इस अधिनियम को कई गुना बढ़ा दिया। साथ में चाहे शिकायत झूठी हो या सच्ची, शिकायतकर्ता को धन देने की व्यवस्था कर दी। आप जानते हैं कि इस देश में किसी को पैसा मिलेगा तो झूठी शिकायत कर सकता है। फिर 2018 में जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है, इसको सही किया जाए, तो वर्ष 2018 में फिर से नरेंद्र मोदी सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए संशोधन कर दिया इस अधिनियम में और इतना सख्त बना दिया कि इस कानून का केवल और केवल दुरुपयोग अब हो रहा है और इससे एससी एसटी समुदाय के प्रति शेष समुदायों में रोष भी आ रहा है, क्योंकि एससी एसटी समुदाय के सारे लोग इसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। 10%, 5%, 2% लोग कर रहे होंगे, लेकिन जब किसी दूसरे समाज के खिलाफ कानून लग रहा है तो ये कानून क्योंकि जातिगत है तो आम व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है कि ये जातिगत कानून नेता बना रहे हैं। कौन से एससी एसटी समुदाय के लोग गए थे मांग करने? सारी पार्टियां जो है सारी पार्टियां हटाई जाएंगी। नहीं तो विकल्प क्या होगा? विकल्प बताइए। बिल्कुल, विकल्प की बात अगर करते हैं तो वर्तमान में राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा का गठन हुआ है। राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा एक ऐसा अलायंस है, जैसे आप एनडीए सुनते हैं या इंडी गठबंधन सुनते हैं। राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के अधीन वर्तमान में 100 से अधिक संगठन और छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां जुड़ चुकी हैं, जो समतावादी कानून बनाने के पक्ष में हैं, जो जात भेदी कानूनों के खिलाफ हैं। सामान्य जन चेतना मंच भी उसका एक हिस्सा है और मैं राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा का संस्थापक हूं, संस्थापकों में से एक हूं और उसके संस्थापक सदस्य होने के नाते राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के तमाम संगठन के लोगों ने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है। मैं इस हैसियत से यह बात कह रहा हूं कि राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा का गठन इसी विकल्प को पैदा करने के लिए किया गया है कि ये नहीं तो कौन, वो नहीं तो कौन। कभी भी अगर कभी अंधेरा आएगा तो सूरज के निकलने में थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सूरज भी है, वो आएगा, उजाला फैलाएगा। राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा उसी तरह से प्रकाश लेकर आ रहा है। जाति भेदी अंधेरा जो इन लोगों ने पैदा कर रखा है, फैला रखा है, जिसमें कि जाति भेदी अंधेरे में अपने हिसाब से लोग भ्रष्टाचार कर सकें, देश को लूट सकें, उसको रोकने के लिए उजाला आएगा। राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा वह सूरज की किरण के बनकर आ रहा है। एक सवाल ये बात प्रचलित है कि भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय संविधान को बदलना चाहती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, यह तो साफ साफ दिख रहा है। आप देखिए अब तक कुल 23 कानून बने हैं जिसमें जाति भेदी विधान किया गया है। 23 में से 13 कानून 13 बार भाजपा ने किया है, जिसमें 6 बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, 2 बार उनके ही समर्थन से वीपी सिंह सरकार ने और 5 बार नरेंद्र मोदी सरकार ने। महज 6 वर्षों के कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी ने जातिगत आधार पर संविधान में 6 संशोधन किए हैं। क्या हमको आपको पता था? नहीं, हम लोग ये जानते थे कि लोग सभी हिंदुओं को एक करने की राजनीति करते हैं। ये लोग हिंदुओं को बांट रहे हैं। बात करें चाहे बीजेपी की, चाहे कांग्रेस की, चाहे सपा की, जी, सब जातिगत राजनीति करते हैं और एससी एसटी को बताया जाता है। मगर सवाल ये है कि आज के जमाने में कौन से एससी एसटी को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है या उनके साथ में कोई खाना पीना नहीं खाता है। इस नैरेटिव को जो फैलाया जाता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, इसके बारे में मेरा सुस्पष्ट कहना है कि किसी कानून के भय से क्या सबने सबके साथ खाना शुरू किया? जी नहीं। हम लोगों को सब लोग जब एक दूसरे से समझने लगे, स्कूल में जाने लगे, पढ़ने लगे, शिक्षा का स्तर जब बढ़ा, अपने आप लोग बदलने लगे, साथ में खाने पीने लगे, साथ में बैठने लगे। लेकिन इन नेताओं ने हम सबके इस आपसी मेल को जो स्वाभाविक तरीके से हो रहा था, उसको रोकने के लिए ही एक नैरेटिव खड़ा किया कि कहीं मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, कहीं लोग साथ में नहीं खाते। कहाँ नहीं जाने दिया जाता, कहाँ नहीं खाते? जी, आज के जमाने में कौन सा ऐसा एक प्रमाण कोई बता दे, चाहे हम बात करें बसपा की या फिर रावण की पार्टी की, जी, तो कहाँ ऐसा प्रमाण मिला जहाँ पर मंदिर में जाने नहीं दिया या साथ में बैठ के खाता नहीं? जहां तक आपने बसपा और रावण की बात की, इससे आगे भी मैं बामन मिश्राम की बात करूंगा। ये लोग जो जातीय नफरत फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, हम तो भगवान श्री राम की नगरी में बैठे हुए हैं। चलिए किसी भी समाज का, जाति का व्यक्ति आए भगवान राम के मंदिर में जाने में कहीं रोक हो तो बता दें। कहीं रोक नहीं है। हमारे गांव में, जिस गांव से मैं आता हूं, जिसके घर के सामने जो मंदिर बना है, एक यादव जात के घर के सामने मंदिर है, वहां यादव जी पूजा करते हैं। एक पासी जात के घर के सामने मंदिर, वहां पासी जी पूजा करते हैं मेरे जन्म से पहले। जो ब्राह्मण लोगों के घर के सामने, वहां ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं। जो बढ़ई समाज के घर के सामने मंदिर, वहां बढ़ई समाज के लोग पूजा करते हैं। जो जिसके घर के सामने मंदिर बना है वहां लोग पूजा करते हैं। ये नैरेटिव जब फैलाया जा रहा है तो मेरा सवाल जो फैला रहे हैं उनसे भी है और जो सरकार में बैठकर उनको नहीं रोक रहे हैं उनसे भी है। भारत के संविधान ने यह कहा है कि जो जातीय या धार्मिक विद्वेष फैलाएगा उसको रोका जाएगा। सरकारों की जिम्मेदारी है, जो संविधान की शपथ लेकर बैठी हुई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या भारत की मोदी सरकार हो। क्या इन्होंने कभी इन पर एक्शन लिया? जब ये एक्शन नहीं ले रहे हैं तभी इन लोगों का इस तरह से नैरेटिव बढ़ाने का माहौल बना रहे हैं, मन बढ़ रहा है। ज्यादा जो लड़ाई लड़े ये राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा बना है जी, उसमें सामान्य वर्गों को लेकर चलने की बात कही गई है, उनके अधिकार की बात कही गई है। लेकिन कहा जाता है सबसे अधिक आवाज जब यूजीसी आया तो ठाकुर और ब्राह्मणों ने एकजुट होकर उठाया। लेकिन जब ये विकल्प बनने की बात आई और 2027 का जो चुनाव है, इस समय मुख्यमंत्री भी सामान्य उससे ही बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन कहा जाता है जो क्षत्रिय समाज है
वो कहीं ना कहीं दूरी बना के रख रहा है इस विकल्प मोर्चा से। और ये देखने को मिल रहा है जिस प्रकार से एक ही जाति के लोगों को पद दिए जा रहे हैं, नियुक्तियां मिल रही हैं, या जितनी भी पार्टियां बन रही हैं, चाहे अलंकार अग्निहोत्री जी हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, चाहे आप लोग जो संगठन, कहीं ना कहीं क्षत्रिय दूरी बना रहा है। तो कैसे देखने, कैसे उनको अपने साथ लाएंगे? देखिए, पहली बात कि यह कहना कि क्षत्रिय दूरी बना रहा है, या सोशल मीडिया पे लोग नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। देश की आज़ादी के बाद सरकारों में कौन रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यह कहना कि जितने क्षत्रिय कहीं रहेंगे उतने ही ब्राह्मण रहेंगे, जरूरी नहीं है। एक परंपरा, एक सोच रही है, उस स्वभाव से लोग चले हैं कि जब कभी वाणी से बात की जाती है तो स्वतः स्वाभाविक तरीके से क्षत्रिय समाज के लोग ब्राह्मण समाज पर विश्वास करते हैं। मैं आपसे एक बात यह पूछ रहा हूं कि हमारा मतलब इससे नहीं है कि आवाज कौन उठा रहा है इस अन्याय के खिलाफ, हमारा मतलब इससे है कि अन्याय किया किसने है। अगर आज ब्राह्मण समाज के लोग इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो अन्याय पैदा करने वाले भी तो ब्राह्मण ही हैं। क्या अब तक कोई बताने आया था कि जात भेदी कानून के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज अगर ब्राह्मण समाज के लोग उठा रहे हैं तो ये जात भेदी कानून बनाने वाले नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, ये कौन लोग हैं? इसलिए ब्राह्मणों का बड़ा दायित्व है और ब्राह्मण समाज के लोग अपना दायित्व समझ रहे हैं कि वह डंके की चोट पर यह बात उठा रहे हैं कि चाहे ब्राह्मण समाज का कोई नेता अन्यायकारी कानून बनाया या क्षत्रिय समाज का कोई नेता वीपी सिंह के जरिए ऐसा कानून बनाया, या कि किसी अन्य जाति का नेता जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाए, हम किसी की जाति देखकर नहीं चूकेंगे, न जाति देखकर चुनेंगे। हम सबका आह्वान करते हैं, जिनको इन जाति भेदी कानूनों से दिक्कत है वो सब हमारे साथ आएंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपके बारे में? आगे की 27 का चुनाव है तो इसकी रणनीति क्या रहेगी, कैसे आप उत्तर प्रदेश में बदलाव देखेंगे? देखिए, 27 की राजनीति में मैं तो कह रहा हूं कि 27 की राजनीति से पहले से आप देख रहे हैं एक इसमें सवाल चलता है कि भाजपा नहीं तो कौन, विकल्प क्या है। उसी विकल्प के तौर पर राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा का गठन किया गया है जो दो सवालों का उत्तर देता है एक साथ। पहला यह है कि भाजपा नहीं तो कौन, तो भाजपा नहीं तो राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा। दूसरा सवाल यह आता है कि इतने सारे लोग अलग अलग मंचों पर कार्य कर रहे हैं, वोट बढ़ जाएगा, उसका भी उत्तर है राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा। राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा में सभी लोगों को जोड़ा जा रहा है जो जात भेदी कानूनों का विरोध करते हैं, जो यूजीसी के खिलाफ हैं। जो एक दो लोग बचे हैं वो लोग भी आएंगे, यानी कि पूरा मुहिम एक साथ खड़ी होगी। आप दोनों SC/ST आरक्षण बढ़ाने से आप विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए विरोध कर रहे हैं कि क्योंकि कहीं भी जहां सुरक्षित सीट है, जिसको आप सुरक्षित सीट कहते हैं, वास्तव में वो सुरक्षित नहीं है, प्रतिबंधित है। हमें चुनाव लड़ने पर रोक क्यों? हमारा सवाल ये है कि जैसे मैं मऊ जिले की मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं, मैं वहीं का मतदाता हूं वर्तमान में। मेरे वहां चुनाव लड़ने पर मेरे जन्म के आधार पर, जात के आधार पर रोक क्यों? संविधान का अनुच्छेद 325 और 326 जो निर्वाचन का अधिकार देता है, जो मतदाता पत्र बनाने की बात करता है, उसमें साफ साफ लिखा है अनुच्छेद 325 में कि धर्म, जाति, लिंग, भाषा, वेशभूषा के आधार पर किसी का नाम रखने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये जो आपका आरक्षण देखते हैं, जिसको आरक्षण कह रहे हैं लोकसभा विधानसभा का, ये संविधान सभा की डिबेट में बड़ी मुश्किल से स्वीकार किया गया था और इसको केवल 10 वर्ष के लिए रखा था। 10 वर्ष के बाद स्वतः समाप्त हो जाना था। 10 वर्ष से बढ़ाकर इसको 80 वर्ष तक किया गया है। यह कहाँ का न्याय है? क्या यह जरूरी है कि जिस जाति का व्यक्ति आएगा उसी जाति के पक्ष में बात करेगा? ऐसा नहीं है। अन्य जातियों के लोग भी सभी के लिए बात कर सकते हैं। यानी हमको एक माहौल बनाना पड़ेगा कि किसी भी जाति का व्यक्ति आए वो सबके लिए बात करे, तभी सार्वजनिक पद पर रहेगा। अगर वो जातिवाद की बात करेगा तो उसको निकाला जाएगा, बाहर किया जाएगा। जनता में ऐसा माहौल बनाने के लिए इस तरह के जातिगत प्रतिबंधों को समाप्त करना जरूरी है और संविधान सभा के मूल भाव को लागू करना जरूरी है।